25 जून 1975। इसी अराजकता भरे माहौल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी भी लगा दी। मार्च 21, 1977 को देश से आपातकाल खत्म हुआ। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में भी सत्ता बदली, दौर आया वामपंथ का। 1977 में आई वामपंथी सरकार ने अगले 34 सालों तक पश्चिम बंगाल में शासन किया। 1977 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने 231 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 20 सीटों पर सिमट गई। पहली वाम मोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री बने ज्योति बासु। मुख्यमंत्री के रूप में बस सरकार की प्राथमिकता थी आम जनता, खेतीहर मजदूर, किसान, कर्मचारी वर्ग। ज्योति बासु के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार और पंचायत प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। लेकिन ज्योति बासु सरकार की सोशल प्रायोरिटी वाली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी इंडस्ट्रीज के विकास पर भारी पड़ गई। ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स राइट की हिमायती सरकार और उद्यमियों के बीच अक्सर टकराव होने लगा। नतीजा यह रहा कि उद्योगपति बंगाल से कटने लगे। पश्चिम बंगाल के पतन में 2004 के बाद का समय मील का पत्थर साबित हुआ। वाम सरकार राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जहां इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए कई पॉलिसी लेकर आई, वहीं ममता बनर्जी सरकार की इन्हीं नीतियों का विरोध कर आम जनता की चहेती बनी। मास प्रोटेस्ट को जरिया बनाकर कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता की दीदी बन गई। बात साल 2006 की है, सिंगूर विवाद की है, जिसने पश्चिम बंगाल के अर्श तक पहुंचने के रास्ते को फर्श पर ला दिया। टाटा मोटर्स के साथ सरकार ने करार किया, जिसके तहत कंपनी सिंगूर में कारखाना खोलती और इसके लिए सरकार कंपनी को जमीन अधिग्रहित करवाने में मदद करती। लेकिन किसानों ने इसका जमकर विरोध किया। ममता बनर्जी को भी इस बहाने राजनीति चमकाने की खिड़की मिलती नजर आई, जिसकी उन्हें बेहद जरूरत भी थी। सफेद साड़ी और रबड़ की चप्पल पहने दीदी सैकड़ों लोगों के साथ सड़क पर उतर आई। ममता बनर्जी भूख हड़ताल पर बैठी। 26 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद सरकार को झुकना पड़ा। 2007 में नंदीग्राम में दुखद घटना घटी। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों में से 14 की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई। 2008 में रतन टाटा बंगाल छोड़कर गुजरात चले गए। वाम मोर्चा को लोकसभा और पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2011 में वाम सरकार ने अपना 34 साल पुराना शासन खो दिया। राज्य में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ममता बनर्जी के लिए भी इंडस्ट्रीज प्राथमिकता नहीं रही। शासन में आते ही उनका पहला फैसला सिंगूर के किसानों को 400 एकड़ जमीन लौटाना ही रहा। लेकिन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा ना मिलने की वजह से नौकरी की कमी भी होने लगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले एक दशक में 30 लाख से ज्यादा नौकरियों में कमी आई। दूसरे राज्य जहां रोजगार पैदा करने में आगे रहे, वहीं पश्चिम बंगाल से युवा नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हुआ। इतना ही नहीं, राज्य में भिखारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 77 के समय से लेकर वहाँ पर वामपंथ का उदय हुआ, तब से वहाँ पर जो पॉलिटिक्स थी, जो कारोबार था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उनकी जो पॉलिसीज थी, उनको आमतौर पर माना गया कि वो डेवलपमेंट को बढ़ोतरी देने वाली पॉलिसीज नहीं है, डेवलपमेंट को रोकने वाली हैं। और वो पॉलिसीज का बड़ा भारी असर रहा। दुर्भाग्य ये है कि ममता बनर्जी जो बातें बोल के आई थी, उन बातों को वो उस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाने में कामयाब नहीं रही जैसे कि बंगाल के लोगों को उम्मीद थी। बहरहाल ममता बनर्जी की केंद्र की बीजेपी सरकार से तनातनी कहीं ना कहीं राज्य को गहरे अंधेरे में डाल रही है। केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू ना करना, केंद्र सरकार का विरोध करना ममता बनर्जी सरकार के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को जरूर उठाना पड़ रहा है। बौद्धिक रूप से मजबूत बंगाल आज देश की मुख्यधारा से जुड़ने में सक्षम नहीं। भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने
टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया।